Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will see induction experiments, a more detailed induction experiment, conclusions of induction experiments, applications of induced EMF, ATM card, and bank cash machine. Let us start. Can a bulb be lighted without battery? Electric circuits are in the heart of every modern device. Electromagnetic force is required for current to flow in a circuit. Source of EMF is battery, but at large scale, like for whole city, this source is not suitable. So we should think something different. क्या एक बल्ब बैटरी के बगैर रोशन हो सकता है? क्या जो बैटरी है पूरे शहर को रोशन कर सकती है? इन्हीं का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं आज के इस लेक्चर में। जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो बैटरी है। क्या बैटरी के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है? हमें पता है कि जितने मॉडर्न डिवाइसेस हैं, एक वॉशिंग मशीन से लेके एक कंप्यूटर तक, जितने भी मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनके हार्ट में इलेक्ट्रिक सर्किट ज़रूर मौजूद होता है। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ का होना ज़रूरी है, यानी बैटरी का होना ज़रूरी है। कि अब सिर्फ बैटरी ही सोर्स ऑफ ईएमएफ है? और अगर बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो क्या ये सोर्स ऑफ ईएमएफ काफ़ी है पूरे शहर के लाइट्स को ऑन करने के लिए? पूरे घर में हम सिर्फ एक बैटरी को ही ईएमएफ के सोर्स के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे होते। एक्चुअली हमारे घरों में एक वॉल सॉकेट होती है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। हम इसी वॉल सॉकेट से ईएमएफ को गेट करते हैं। इन होम्स वी प्लग द डिवाइस इन वॉल सॉकेट्स वेयर सोर्स ऑफ ईएमएफ इज़ एन इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन। यही जो हमारी वॉल सॉकेट है ये इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन के साथ कपल की हुई होती है। पावर स्टेशंस कन्वर्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइड्रोइलेक्ट्रिक power plant. They convert chemical energy in coal, gas or oil fired plant. And the third source is nuclear energy at nuclear power plant. तो पावर प्लांट जो है वो तीन तरह के काम करते हैं। या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जितने पावर स्टेशंस हैं एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हाउ दिस एनर्जी कन्वर्शन टेक्स प्लेस। क्वेश्चन आज का यही है कि हमने ये देखना है कि ये जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कैसे कन्वर्ट होती है। वी विल ट्राई टू गेट इट्स आंसर यूजिंग इंडक्शन एक्सपेरिमेंट्स। इंडक्शन एक्सपेरिमेंट्स में दो लोगों को कामयाबी मिली है। सबसे पहले 1830s के अंदर, इनमें एक इंग्लैंड के माइकल फैराडे हैं और दूसरे यूनाइटेड स्टेट्स के जोसेफ हेनरी हैं। हम इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन्होंने पहली दफ़ा कैसे कन्वर्ट किया था। ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने परफॉर्म किए और जिससे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो पहले केस में हम देख सकते हैं कि एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है जो कि स्टेशनरी है, और दूसरा एक हमारे पास कॉइल है और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है। अगर इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई तो उसकी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो करेगा। एक बार मैग्नेट लिया, जब बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं था तो गैल्वेनोमीटर के निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, वो ज़ीरो पर ही थी। इसका मतलब है कि इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुआ। ए स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंड्यूस अ करंट इन द कॉइल। कि अगर ये मैग्नेट स्टेशनरी रहेगा तो कॉइल के अंदर कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो अगर इस मैग्नेट को टुवर्ड या अवे मूव करवाएंगे
तो गैल्वेनोमीटर की निडल लेफ़्ट या राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैग्नेट को डाउनवर्ड मूव करें तो गैल्वेनोमीटर की निडल लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाती है, और अगर इस मैग्नेट को अपवर्ड मूव करें तो यही गैल्वेनोमीटर की निडल राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरे केस में मूविंग ए सेकेंड करंट कैरियिंग कॉइल टुवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल। तो हमारे पास दो कॉइल हैं, यहाँ पर एक को हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, और इस कॉइल को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो कॉइल को जब हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल के साथ कि जब कॉइल में करंट फ्लो किया तो इसके नॉर्थ साइड कौन सी है और इसकी साउथ साइड कौन सी है। और दूसरा हमारा सेकेंडरी कॉइल है एस, और सेकेंडरी कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है। अगर सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जैसे ही हमने प्राइमरी कॉइल को अप एंड डाउन मूव किया, सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गई, और जिसके नतीजे में गैल्वेनोमीटर के निडल लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे डिफ्लेक्ट कर गई। और तीसरा केस ये है कि वेरिइंग द करंट इन द सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल में करंट को वेरी करें, वेरिइंग द करंट इन सेकंड कॉइल बाय क्लोजिंग और ओपनिंग अ स्विच। अब हमने क्या किया, प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, और साथ में एक कीज है वो भी हमने साथ अटैच कर दी है, और सेकेंडरी कॉइल है एस, और इस सेकेंडरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। पहले केस में की ओपन थी, जैसे ही आपने की क्लोज़ की, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए गैल्वेनोमीटर की निडल एक साइड में डिफ्लेक्ट हो गई और फिर ज़ीरो पे आ गई, और जैसे ही की को आपने ओपन किया गैल्वेनोमीटर की निडल दूसरी साइड में डिफ्लेक्ट कर गई और फिर वो दोबारा ज़ीरो पे आ गई। अब इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अ मोर डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट। हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, आप देख सकते हैं ये एक बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर एक नॉब लगी हुई है, नॉब, और इस नॉब के ज़रिए हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कॉइल है, आप देख सकते हैं, ये नॉब को हम घुमाएंगे तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा होता जाएगा। नॉब के ज़रिए ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं फील्ड के अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है, और इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही वो हमें बताएगा गैल्वेनोमीटर, जो इसके साथ हमने अटैच कर रखा है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड B इज़ ज़ीरो, जब हमने नॉब को घुमा के इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कर दिया, देन निडल डिफ्लेक्शन इज़ ज़ीरो, यानी इस गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं हुई। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट टर्न्स ऑन, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो से मैक्सिमम होता है। एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए गैल्वेनोमीटर की निडल एक साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। मोमेंटरीली निडल्स डिफ्लेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट टर्न्स ऑन, मोमेंटरीली निडल डिफ्लेक्ट्स। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन B लेवल्स ऑफ, जब B का लेवल ऑफ हो जाए, मींस मैग्नेटिक फील्ड B कांस्टेंट हो जाए, जब मैग्नेटिक फील्ड B कांस्टेंट होगा तो गैल्वेनोमीटर की निडल ज़ीरो पे चली जाएगी, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि व्हेन कॉइल इज स्क्वीज्ड निडल डिफ्लेक्ट्स। जब आप कॉइल को स्क्वीज कर दें, यानी इसकी डायमेंशन को चेंज कर दें, तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट होगी। और ऑब्जर्वेशन ये है कि व्हेन कॉइल इज़ रोटेटेड निडल डिफ्लेक्ट्स। जब इस कॉइल को आप रोटेट कर दें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो गैल्वेनोमीटर की निडल फिर डिफ्लेक्ट होगी। व्हेन जर्किंग कॉइल
आउट ऑफ फील्ड नीडल डिफ्लेक्ट्स। तो अगर आप इस कॉयल को एकदम से आउट ऑफ फील्ड ले जाएं या इनटू द फील्ड एकदम से ले जाएं, जर्क दें फील्ड के अंदर आउट या इन, तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी। ड्यूरिंग अनवाइंडिंग नीडल डिफ्लेक्ट्स, और ये हो सकता है कि आप इस कॉयल को अनवाइंड कर दें, इसके जो टर्न्स हैं वो कम करने की कोशिश करें या ज़्यादा करने की कोशिश करें, तो फिर नीडल पे डिफ्लेक्ट होगी। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ टर्न्ड ऑफ, पहले ऑन था आपने इसको ऑफ कर दिया, मोमेंटरली नीडल डिफ्लेक्ट्स, तो एकदम से इसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा इसकी नीडल ज़ीरो पे होगी, जैसे ही आप उसको ऑफ कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड को, गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट कर देगी। फास्टर द चेंजेस मोर द डिफ्लेक्शन, तो ये चेंजेस जितनी आप तेज़ी से करेंगे, जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, जितनी तेज़ी से कॉयल की डायमेंशन को चेंज कर दें, जितनी तेज़ी से कॉयल को फील्ड के इन या आउट करेंगे, तो उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी। बाई चेंजिंग द कॉयल मटीरियल डिफ्लेक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉयल रेजिस्टेंस। ये भी हो सकता है कि आप जो कॉयल है उसका मटीरियल चेंज कर दें। अगर वो कॉपर की थी, उसके बाद सिल्वर कॉयल आप यूज़ कर लें, उसके बाद आप एलुमिनियम कॉयल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप गोल्ड की कॉयल यूज़ कर लें। तो जैसे ही आप कॉयल्स को चेंज करेंगे उसी तरह जो डिफ्लेक्शन है वो भी चेंज होगी, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द कॉयल रेजिस्टेंस। कॉयल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, डिफ्लेक्शन कम होगी, कॉयल रेजिस्टेंस कम होगी, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हमने इंडक्शन एक्सपेरिमेंट से लिए। द कॉमन एलिमेंट इन दीज एक्सपेरिमेंट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कॉयल का जो फ्लक्स है वो कैसे चेंज हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है। इन ईच केस द फ्लक्स चेंजेस आइदर मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम और कॉयल इज मूविंग थ्रू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। दो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए टाइम के साथ, दूसरा ये है कि कॉयल मूव कर जाए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इन ईच केस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल। हर केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, और यही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और यही कंक्लूजन है आज के एक्सपेरिमेंट का। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन वेदर द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको पता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इंड्यूस्ड करंट भी वेक्टर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वेक्टर। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन डिपेंड करेगी फ्लक्स के ऊपर कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इफ़ द फ्लक्स इज कांस्टेंट देन देयर इज़ नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो होगी। आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी, और अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो कॉयल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। Induced EMFs have tremendous number of practical applications. At power plant, the electric generator produces an EMF by varying the magnetic flux through the coil of wires. Power plant में coil का flux change होता है और उसमें induced EMF produce हो जाता है। ये Faraday's law है जो direct power plant के अंदर use हो रहा है। This produced EMF supplies the voltage between the terminals of the wall socket in your home, and this voltage supplies the power to the lamp at your home. वॉल सॉकेट के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये पावर प्लांट से ही आ रही है, जहाँ पर कॉयल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। इफ़ यू आर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन यू आर मेकिंग यूज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ राइट नाउ। ATM card in bank cash machine. Bank machine scans information that is coded in magnetic pattern on back of ATM card. आप ATM कार्ड देख रहे हैं, ये इसकी बैक के ऊपर ये मैग्नेटिक पैटर्न मौजूद है। ये ATM कार्ड है और इसकी बैक के ऊपर आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक पैटर्न है। Why to sweep the card quickly? ये जो कार्ड है ये कार्ड रीडर है,
तो कार्ड रीडर में हम ये कार्ड स्वीप कराते हैं। तो हम क्विकली स्वीप क्यों कराते हैं कार्ड रीडर के अंदर, और जब हम एटीएम मशीन के अंदर कार्ड एंटर करते हैं तो ये कार्ड क्विकली मशीन के अंदर चला जाता है। ये क्विकली स्वीप हो रहा है एक एटीएम बैंक मशीन के अंदर भी और कार्ड रीडर के अंदर भी। हम इस कार्ड को क्विकली स्वीप कराते हैं। ये क्यों स्वीप हम कराते हैं? एक्चुअली जब हम कार्ड का स्वीप कराते हैं तो बैंक मशीन के अंदर जो कॉइल्स मौजूद होते हैं, इन कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होके इस कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अपीयर हो जाती है। या जैसे ही ये कार्ड हम स्वीप कराते हैं, कार्ड रीडर के अंदर जो कॉइल्स हैं उन कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है और उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ सिग्नल प्रोड्यूस होता है और सिग्नल से हमारा जो कार्ड है वो स्कैन हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।